टॉपिक का नाम हमारे पास में क्या होगा, इसे कहा जाता है क्या, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की बात किया तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल इस आवर्त सारणी के टॉपिक की बात करते थे। टॉपिक आपकी सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर बात करते हैं रेलवे एसएससी के एग्जामों में और रेलवे के एग्जामों में बात करते हैं तो पिछले एग्जाम्स के अंदर ग्रुप डी की बात करते हैं, एएलपी 2018 की बात करते हैं तो पर डे हर क्वेश्चन पेपर के अंदर लगभग 2 से 3 सवाल हमारे यहाँ पर देखने के मिले आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी, जबकि बच्चों की डिमांड होती है सर आवर्त सारणी काफी डिफिकल्ट होती है, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है आवर्त सारणी। यहाँ पर बड़ी इजी गोइंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो देखिए जरा आवर्त सारणी के बारे में। टॉपिक हमारे पास में है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी पर जाने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए जरूरी है कि भाई आवर्त सारणी स्टार्ट हो, लेकिन उससे पहले की कुछ बातें करते हैं तो वहां पर हमारे लिए एक चीज आती है, उसके बारे में बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास में क्या, तत्वों का वर्गीकरण। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण है हमारे लिए, और जो तत्वों का वर्गीकरण है ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए। तो सबसे पहले पार्ट है तत्व। व्हाट इज तत्व, क्या है? तो तत्व शब्द की अगर बात करते हैं तो तत्व शब्द देने वाला वैज्ञानिक हमारे पास में कौन है, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया था, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। तो मेन जो आवर्त सारणी का वो है मुद्दा, वो किस पर आधारित है, तत्वों पर। तो तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। अब तत्वों का ही वर्गीकरण हुआ इसके अंदर, जो भी कुछ हुआ आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी से पहले करीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ से आने वाले, जिनको आवर्त सारणी से जस्ट पहले हमें लेके चलना है, तो देखिए जरा इनके बारे में। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो तत्वों का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक जो सबसे पहले हमारे पास में वो कौन है वैज्ञानिक, उसका नाम है हमारे पास में है लेवोजियर। मैं नाम ले रहा हूं दोबारा, सबसे पहले वैज्ञानिक है कौन, लेवोजियर। लेवोजियर की अगर बात करते हैं तो इसको रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एएलपी 2018 में एक सवाल पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक के 2 नियमों के आधार पर उस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दो जो नियम दिए थे, इसमें जो महत्वपूर्ण नियम थे वो लेवोजियर ने दिए थे, और इन्हीं लेवोजियर के नियमों के आधार पर इस लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो लेवोजियर ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो क्या था, किस आधार पर, धातु व अधातु के आधार पर। कि तत्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, धातु और अधातु होते हैं। इन धातु और अधातुओं के बाद में हमारे पास वैज्ञानिक कहा था, जैसे प्राउट है एक वैज्ञानिक, इसकी बात करते हैं प्राउट के बारे में। तो प्राउट ने भी रखा गया आपने, तो प्राउट की परिकल्पना कहलाती है, इसने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। और स्प्राउट की परिकल्पना की अगर बात करते तो इसके बाद में वैज्ञानिक हमारे पास में आए, जो वैज्ञानिक का नाम है डॉबरनियर। डॉबरनियर, और डॉबरनियर की अगर बात करते तो डॉबरनियर में क्या रहता हमारे पास में क्या, त्रिक नियम। डॉबरनियर का त्रिक नियम कहलाता है हमारे पास में। तो देखिए इसके बारे में, हाँ देखिए दोस्तों, बात हम कर रहे थे डॉबरनियर का त्रिक नियम। डॉबरनियर का त्रिक नियम क्या है, डॉबरनियर का त्रिक नियम। पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा, त्रिक नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, हमें आंसर लगाना है कौन, डॉबरनियर। त्रिक नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, आंसर हमें क्या लगाना है, डॉबरनियर लगाना है। अब डॉबरनियर ने क्या दिया था, इसके टाइम की अगर यदि बात करते हैं, उसके टाइम की तत्वों की बात करते हैं, लगभग 30 से 32 तत्वों के बारे में इसके बाद टाइम में पता लगा था हमें। अब आगे अगर चलकर बात करते हैं, उसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए। कितने तत्वों के, 3 तत्वों के समूह बनाए, जिनका इसने नामकरण किया, क्या कहलाए वो, त्रिक। 3 तत्वों के समूह को क्या कहा गया, इसने त्रिक नाम दिया। कौन सा नाम दिया, त्रिक। त्रिक के नाम से कहलाए वो, त्रिक नाम कह रहा है। अब त्रिक नाम से कह रहा था, एग्जाम्पल के रूप में कहते तो कैसे इसको रखा गया, तो इसने 3 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, जिनके गुणधर्म सभी के क्या थे, एक समान। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, जिनके गुणधर्म एक दूसरे से क्या थे, समान थे। एग्जाम्पल की अगर बात करते तो एग्जाम्पल हमारे पास में ये है, पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ। तो हमारे पास में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हमारे पास में एक त्रिक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, पहला तो हमारे पास में लिथियम हो गया, दूसरा सोडियम है और तीसरा हमारे पास में कौन सा हो गया, पोटेशियम है। तीनों तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे जरा देखिए, लिथियम का परमाणु भार होता है हमारे पास में कितना, 7 होता है। सोडियम का होता है कितना, 23, और इसका होता है पोटेशियम कितना, 39 होता है।
अब यहाँ पर बात आएगी इसके बारे में, सोडियम के बारे में। त्रिक नियम के अनुसार क्या कहा इसने, तो सुनो। डोबर्नियर के त्रिक नियम के अनुसार की जो तत्व हमारे लिए गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ने ये कहा कि तीनों तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। तो ये कहता है इस नियम के अनुसार कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत, परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। कौन कहता है इस चीज के बारे में, डोबर्नियर कहता है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने सामने लिख दिया कि सर जी आप लिख रखा है, तो मैं निकाल के बताता हूं आपको कैसे निकला। तो जिसने कहा पहला तत्व कौन सा हो गया, लिथियम का परमाणु भार 7, तीसरा फर्स्ट हो गया, सेकंड सोडियम है, तीसरा है पोटेशियम। तो तीसरा पोटेशियम के परमाणु भारों का औसत, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि 2 हो गई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटे में 2। तो 39 + 7 बराबर में 46 बटे 2 बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 23। तो ये जो 23 आया है ये किसका परमाणु भार आ चुका है, सोडियम का। तो ये इसी के आधार पर निकाला गया। तो ये कहना है हमारे पास में डोबर्नियर का त्रिक नियम कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसने 3 ऐसे एग्जाम्पल लिए, इनमें से तीनों पर अगर बात करते तो 2 पर बैठा, 1 पर नहीं बैठा, तो ये इस तरीके से फेल हो गया है। तो डोबर्नियर से पहले आया था कौन हमारे पास में, प्राउड से पहले आया था हमारे पास में लेवोजियर। तो डोबर्नियर के बाद में बात करते 2 सवाल हो चुके हैं। त्रिक नियम दिया डोबर्नियर ने, दूसरा एग्जाम्पल ये अपने आप में सवाल है ALP 2018 का। ALP 2018 में सवाल यही पूछा गया था, यदि पहले तत्व लिथियम का परमाणु भार 7 है, तीसरे तत्व सोडियम का परमाणु भार 39 है, तो बीच वाले तत्व पोटेशियम का था, तो बीच वाले तत्व सोडियम का परमाणु भार कितना होगा। तो बीच वाले सोडियम का परमाणु भार हमारे पास में कितना होगा, 23 होगा। तो ये हमारे पास में होता है क्या, डोबर्नियर का त्रिक नियम। मैंने साइड में आपके लिए क्वेश्चन लिखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामों में ये 2-4 बार आ चुका है एग्जामों की दृष्टि से। तो देखिए एग्जाम में सवाल क्या कहता है, तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। सवाल है बिल्कुल इजी, तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। हालांकि मैंने 2 वैज्ञानिक पहले बता दिया आपको, एक तो लेवोजियर, दूसरा वैज्ञानिक मैंने आपको प्राउड बताया। तो बात यदि यहाँ पर करते हैं तो डोबर्नियर है, न्यूलैंड है, बीआई मैनलीफ है, हेनरी मोजरे। तो इन जो एग्जांपल्स दिए, जो ऑप्शंस दिए, इन ऑप्शन की दृष्टि से हमको सबसे पहले क्या चीज लगा के चलनी है, डोबर्नियर। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं मैनलीफ तो गलत होगा, और हेनरी मोजरे लगाना चाहते हो तो 101% गलत होगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन। क्यों, सवाल पूछ रहा है सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। उसने ये शब्द नहीं दिया आपको आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया, उसने शब्द केवल और केवल आपको ये दिया कि वर्गीकरण किसने किया। तो इस बेस पर वर्गीकरण कौन ने किया, सबसे पहले डोबर्नियर ने। सवाल क्या था, आवर्ती वर्गीकरण किसने किया है, तो आवर्ती वर्गीकरण के हिसाब से क्या लगाते हैं, बीआई मैनलीफ। और सवाल अगर ये कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है, तो एग्जाम में कोई आंसर आप लगाते हैं हेनरी मोजरे। तो हमारे सवाल पे यहाँ पर आंसर क्या होगा, डोबर्नियर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अब डोबर्नियर के बाद में वैज्ञानिक आया कौन हमारे पास में, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए हाँ, तो साथ में देखिए हम बात करते हैं अब डोबर्नियर का ट्रिक नियम हमारे पास हो चुका है। डोबर्नियर के ट्रिक नियम के बाद के में हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम हमारे पास में है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जैसे नाम से पता चल रहा है, अष्टक नियम, अष्टक का मतलब होता है 8। तो अष्टक नियम की अगर बात करें, त्रिक का मतलब 3, अष्टक का मतलब 8, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात होगी 8 तत्वों के बारे में। 8 तत्वों के बारे में, कुछ 8 से रिलेटेड है यहाँ पर, तो 8 तत्वों के बारे में बात होगी। मैंने एक सारणी बनाई है, ये जो सारणी आपको दी गई है ये सारणी हमने अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी न्यूलैंड के द्वारा। अब न्यूलैंड की बात करते हैं, न्यूलैंड के समय पहला सवाल आता है ज्ञात तत्व कितने थे। न्यूलैंड के टाइम में ज्ञात जो तत्व, उन तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। ALP 2018 में रेलवे में आपके एग्जामों में ये सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। रेलवे के एग्जामों में आपके एग्जामों में सवाल आ चुके हैं 2018 के अंदर, चाहे ये ALP के एग्जाम के अंदर आ गए हों या ग्रुप डी की एग्जाम के अंदर आज सवाल आ चुका है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो एग्जाम में आंसर लगाना हमको कितनी थी, 56 थी, 56 थी। अब फिर सवाल ये पूछा गया कि इसके समय में ज्ञात तत्व जो थे उन तत्वों में प्रथम तत्व कौन सा था, और प्रथम के साथ साथ में पूछ लिया अगर एग्जामों के अंदर तो अंतिम तत्व कौन सा था। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, दोनों अच्छे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो 56 तत्व कुल थे, लेकिन पहला तत्व थे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व की अगर बात करते हैं तो अंतिम तत्व का नाम हमारे पास में थोरियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है, 90 होता है। तो पहला तत्व हमारे पास में कौन सा है, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व हमारे पास में कौन सा था, थोरियम था। तो न्यूलैंड ने क्या क्या इस चीज के बारे में 56 ज्ञात तत्व, तो उसने कहा इस चीज के बारे में। देखिए
ये कहता है इसने 8 तत्वों के समान गुणधर्म वाले, एक तरीके से कह सकते हैं परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा और 8 तत्वों को रखा, तो 8 तत्वों के समूह बनाए और उन 8 तत्वों के समूह को क्या कहा गया था, यहाँ पर अष्टक कहा गया था। जैसे 3 के आधार पर त्रिक, 8 के आधार पर अष्टक कहा था, सामने में रख रखा है। जैसे हमारे अगर बात का संगीत में चलते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जमाया गया एग्जाम के अंदर, तो मैंने 7 तक ले रखा है यहाँ पर। 8वें अगर बात करते तो यहाँ मैंने 8वें को नीचे ले लिया यहाँ पर। अब ये कहता है कि सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, और न्यूलैंड कहते हैं इस चीज के बारे में कि पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म हमेशा क्या होंगे, एक समान होंगे। पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म एक समान होंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पर हाइड्रोजन है, पहला तत्व हमारे पास में कौन सा, हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन के गुणधर्म किसके समान होंगे, फ्लोरीन के समान। किस समान होंगे, फ्लोरीन के समान होंगे। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं किस समान है, फ्लोरीन के समान है। लिथियम की बात करते हैं किस समान होंगे, सोडियम के समान। बेरिलियम की बात करते हैं किस समान होंगे, मैग्नीशियम के समान। तो बता देना चाहता है एग्जाम में एलपी 2018 में सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था कि न्यूलैंड के नियम के अनुसार, न्यूलैंड के नियम के अनुसार तीसरे तत्व की बात करें, तीसरे तत्व के गुण किस तत्व के समान होंगे, तो जाहिर सी बात है किसके समान होंगे, 10वें तत्व के बराबर होंगे। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें तत्व के समान होंगे। तो किसके समान होंगे, 10वें के। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूलैंड के नियम के अनुसार तीसरे तत्व के गुणधर्म किसके समान होंगे, 10वें तत्व के समान होंगे। तो ये कहा न्यूलैंड ने इसके बारे में कि इसने कहा कि पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म एकदम क्या होंगे, समान होंगे। तो 8 तत्वों के आधार पर बना, इसलिए इसको कहा गया कौन सा नियम हमारे पास में, न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन ये भी क्या है, सब पर लागू नहीं हो पाया, अतः इसका भी खंडन कर दिया गया। और इसके खंडन करने के बाद में हमारे पास वैज्ञानिक है डी.आई. मेंडलीफ, और जिसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आवर्त सारणी के अगर जनक की बात करते हैं तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है डी.आई. मेंडलीफ को। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखिए जरा डी.आई. मेंडलीफ के बारे में। हाँ तो दोस्तों देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे, जो हमारा मेन मुद्दा था, हमारा जो मेन टॉपिक था, वो था हमारा आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी से पहले की चीज़ें मैंने आपको सब चीज़ें बताई। अब मेन स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक आवर्त सारणी। जिस आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन है, डी.आई. मेंडलीफ। डी.आई. मेंडलीफ। इस डी.आई. मेंडलीफ की अगर बात करते हैं, इसको दमित्री मेंडलीफ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, डी.आई. मेंडलीफ को कहा जाता है। डी.आई. मेंडलीफ की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। कब, 1869 में। किसने किया था, डी.आई. मेंडलीफ ने किया था। डी.आई. मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, इस आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो इस आवर्त सारणी का मुख्य आधार था हमारे पास में क्या, परमाणु भार। परमाणु भार। अब परमाणु भार के अकॉर्डिंग ये कहते हैं डी.आई. मेंडलीफ, किसी तत्व के गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व के गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब हमारे पास में ये होता है कि जैसे जैसे आवर्तों में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि होती जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं तो इस आवर्त सारणी का मेन मुद्दा रहा परमाणु भार। लेकिन ये परमाणु भार आगे चलकर फेल हो गया, इस परमाणु भार के आधार पर नहीं चली। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो पूछी जाती है आपसे एग्जामों के अंदर, ज्ञात तत्व, तो इसके समय ज्ञात तत्व जो कितने थे, वो तत्व थे हमारे पास में 63। एग्जाम में आ चुका है रेलवे में, एनटी इसमें 2018 के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों की मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्व कितने थे, 63 थे। अब मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्व 63 थे। 63 तत्वों के आधार मार्कस ने आवर्त बनाए अपनी आवर्त सारणी के अंदर कितने, 7, और वर्ग बनाए इन्होंने कितने, 9। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने मॉडल टाइप में दिया एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको समझाने के लिए कि आवर्त है और वर्ग है, तो वर्ग बनाए हैं 9 और आवर्त है 7। अच्छा, आवर्त और वर्ग किने कहा था, ये भी एग्जाम में हमारा सवाल पूछा गया है कि आवर्त सारणी में पाए जाने वाले क्षैतिज भाग, क्षैतिज शब्द को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्षैतिज भाग। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले क्षैतिज भाग, पड़े हुए भाग, आड़े भाग क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। और आवर्त कितने हमारे पास में, यहाँ पर 7। इनको इंग्लिश में रो भी कहा जाता है, रो भी कहा जाता है, इनको इंग्लिश में रो भी कहते हैं। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले क्षैतिज भाग हमारे कहलाते हैं आवर्त। और ऊर्ध्वाधर भाग, शब्दों को पकड़ो, ऊर्ध्वाधर भाग, तो ऊर्ध्वाधर भाग को हमारे कहा जाता है क्या, वर्ग। और वर्ग को की संख्या कितनी है, 9। इन वर्गों को इंग्लिश में कॉलम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं।
तो आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त बनाए गए, 9 वर्ग बनाए गए, 7 आवर्त 9 वर्ग। आवर्त की बात करते हैं, आवर्त आड़े पड़े होते हैं, वर्गों की बात करते हैं, वर्ग खड़े हुए भाग होते हैं, इनको कॉलम भी कहा जाता है। आवर्तों की अगर बात करते हैं तो और वर्गों की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर और क्या चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आवर्तों और वर्गों के बारे में। तो आवर्तों और वर्गों की बात करते तो इधर के पार्ट को कहा जाता है बाएं और ये हमारा कहलाता है क्या, दाएं। आवर्तों की बात किया तो आवर्तों हमेशा चलने की अगर बात करते हैं तो देखिए आवर्तों हमेशा चला जाए कहाँ पर, बाएं से दाएं। दोबारा रिपीट करा, आवर्तों हमेशा चलना कहाँ पर है, बाएं से दाएं। और वर्गों में हमेशा चलने की बात की तो वर्गों में हमेशा चलना है कहाँ पर, ऊपर से नीचे। ये चलना भी बिल्कुल जरूरी है और चलना है तो ध्यान से चलना है। आवर्तों में चलना है बाएं से दाएं, वर्गों में चलना है ऊपर से नीचे की ओर। अब ये आवर्त सारणी फेल क्यों होगी, उसका आवर्त सारणी का फेल होने के रीजन हमारे पास में काफी है। पहले रीजन की अगर बात किया तो यहाँ पर पहला रीजन हमारे पास में ये है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा, मतलब कि हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं रहा। चलो ठीक है। इसके अलावा और यदि बात करते हैं तो इस जो आवर्त सारणी बने इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी स्थान नहीं दिया। और आगे चलने की बात करते हैं तो जैसे अगर बात करते हैं आयोडीन और टेलीरियम, आयोडीन और टेलीरियम की बात करते हैं। आयोडीन का परमाणु भार होता है 127 होता है और टेलीरियम का होता है 126 होता है। टेलीरियम का कितना है, 126 है, और आयोडीन का कितना है, 127 है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए बात कर रहे थे आयोडीन और टेलीरियम के बारे में, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ये जो परमाणु भार है वो थोड़ा उल्टे हुए, वहाँ पर 126 होता है आयोडीन का, टेलीरियम का होता है 127। तो इन्होंने क्या किया था, जो टेलीरियम था इसको आयोडीन से कहाँ रखा था, पहले किसको रखा था, टेलीरियम को, और बाद में किसको रखा था, आयोडीन को। तो ये भी अपने आप में एक विवाद रहा था किसके अंदर, आवर्त सारणी के अंदर। किसके आवर्त सारणी के अंदर, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जो हम अंतर बताते हैं वो अंतर होता है हमारे पास धातु और अधातुओं के आधार पर। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, इस आवर्त सारणी के अंदर धातु और अधातुओं में भी स्पष्ट अंतर नहीं था। किन किन के मध्य की बात करें, धातु के अंदर और अधातु में, धातु और अधातुओं में स्पष्ट अंतर नहीं था। किसकी आवर्त सारणी के अंदर, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर। तो ये मैंने कमियां बताई और ये मैंने इसकी मुख्य बातें बताई क्या क्या चीजें थी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट से आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था मेंडलीव ने 1869 में किया था। इसके समय अगर बात करते हैं तो ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग कितनी थी, 63 थी। 63 तत्वों के आधार मानकर अगर बात करते हैं तो 63 तत्वों के आधार पर इन्होंने 7 बनाए थे आवर्त और 9 क्या बनाए थे, वर्ग बनाए थे। आवर्तों में हमेशा चला जाता है बाएं से दाएं, जबकि वर्गों में कहाँ चला जाता है, ऊपर से नीचे। वर्ग कहलाते हैं हमारे कौन से, खड़े भाग, ऊर्ध्वाधर भाग कहलाते हैं। और आवर्त कहा जाता है आड़े भाग, जिन्हें हम क्षैतिज भाग भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में रो भी कहा जाता है। ठीक है। बात क्या करते हैं इनके बारे में, तो इसमें धातु और अधातु में स्पष्ट अंतर नहीं रखा था। साथ साथ ही अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का स्थान भी इस आवर्त सारणी के अंदर विवादास्पद रहा था। तो इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं तो इस आवर्त सारणी के खंडन होने के बाद में हमारे पास वैज्ञानिक कौन थे, आए थे हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के बाद में हम निर्माण करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का। ये तो मैंने केवल एक रोल मॉडल बताया था। इसके बाद में मेन जो आवर्त सारणी आने वाली है वो आएगी हमारे पास में आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका निर्माण किसने किया था, हेनरी मोजले। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मेरे साथ जुड़िए। हाँ तो साथियों देखिए हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा करी थी आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में होगा आधुनिक आवर्त सारणी। जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर बना दिया, आधुनिक आवर्त सारणी कुछ हमारी इस प्रकार से बनी हुई है एग्जाम में। देखिए अब अगर इनकी बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक हमारे पास में है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक हमारे पास में कौन है, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले की बात करते हैं सन 1913 में। सन 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और इस समय जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था तो इसके समय में ज्ञात तत्व कितने थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में कितने हैं ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी जस्ट यहाँ पर। तो देखिए जरा, इन्होंने जो आवर्त सारणी का मुख्य आधार माना, इस आवर्त सारणी का मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक। हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक का जनक, परमाणु क्रमांक का खोज करता है, परमाणु क्रमांक की खोज करने वाला वैज्ञानिक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, हेनरी मोजले। सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक हेनरी मोजले थे। और इन्हीं ने कहा था इस चीज के बारे में कि आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन से मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आवर्तों में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी। आवर्तों में बढ़ते जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी और बिल्कुल एक की वृद्धि होगी कंटिन्यूसली, जबकि परमाणु भार में ऐसा नहीं था, कहीं पर 1 की हो रही थी, कहीं पर 3 की, तो क्लियर अंतर नहीं था कितने का था। लेकिन यहाँ पर आवर्त सारणी में क्लियर अंतर था कि एक एक का अंतर पर चलेंगे, जैसे एक का पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो इसी आधार पर चली थी। और जैसे जैसे आवर्तों में बढ़ते आओगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी। ये मेन आधार रहा किसका, आधुनिक आवर्त सारणी के, हेनरी मोजले के आवर्त सारणी का। इस समय की बात करते हैं सन 1913 की। इस समय में ज्ञात तत्व लगभग ज्ञात तत्व 1913 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1913 में ज्ञात तत्व कितने थे, लगभग 105। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान के बारे में, तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, लगभग 118 है। 118 ज्ञात तत्व है। इन 118 ज्ञात तत्वों की अगर बात करते हैं, इनमें क्या धातु हैं, क्या है अधातुएं हैं, क्या उपधातु हैं, उनके बारे में आपको कितने प्राकृतिक है, कितने संश्लेषित हैं। तो लगभग अगर बात करते हैं इनके अंदर, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या, प्राकृतिक तत्व रेलवे पूछ चुकी है इस सवाल को, प्राकृतिक तत्व कितने, लगभग 98। तथा शेष की अगर बात करते हैं, शेष क्या है, संश्लेषित। तो लगभग अगर बात करते हैं, शायद मैं समझता 20 के समथिंग तत्व हमारे पास में कौन से हो गए, एक संश्लेषित तत्व हो गए। तो लगभग 98 तत्व हमारे पास में प्राकृतिक है, 20 संश्लेषित, जिन्हें मानव निर्मित भी कहा जाता है। इनके बाद में अगर बात करते हैं तो धातु है, धातु कितनी है हमारे पास में, तो लगभग अगर चर्चा की जाए तो धातु तत्वों की बात करते थे, धातु तत्व हमारे पास में लगभग 91 धातु है। यह धातुओं की बात करते हैं 20 है धातु। उपधातुओं की बात करते हैं लगभग 7 उपधातु हमारे पास है। तो लगभग 118 काउंट यहाँ पर रहते हैं हमारे पास। 91 20 हो गए प्लस 7 हो गए तो 118 तत्व हो गए। तो 98 प्राकृतिक, 20 संश्लेषित है। इनमें से 91 धातु है, 20 है धातु और 7 हमारे पास में कौन सी धातु। ये जो हमारी आवर्त सारणी के बारे में और चर्चा करने की बात करते हैं तो देखिए, हाँ तो देखिए जरा बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ये आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बनी है। इस आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो हेनरी मोजले ने ज्ञात थे लगभग 105 ज्ञात थे, उनके आधार पर इन्होंने 7 बनाए आवर्त और 18 क्या बना दिए गए थे, वर्ग के बाद। जैसा कि मैंने कहा आवर्त है 7, तो ये रहे हमारे पास में 7 आवर्त, आवर्तों की संख्या हमारे पास में है 7। और वर्गों की अगर बात की जाए तो वर्ग हमारे पास में है 18। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 18 है। आवर्त हमारे पास में 7 है। मैंने कहा था आवर्तों के बारे में कि आवर्तों में हमेशा चलेंगे बाएं से दाएं, वर्गों में कहाँ चलेंगे, ऊपर से नीचे। आवर्तों में चलेंगे बाएं से दाएं, वर्गों में चलेंगे ऊपर से नीचे। ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी, इस आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने 2 भागों में बांटा में मुख्य रूप से। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। अब 2 भागों में बांटा, वो किस तरीके से बांटा गया देखिए, वो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, तो देखिए जरा। ये मैंने आपके इस आवर्त सारणी के अंदर एक लाइन खींच दी है, इस लाइन को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये आवर्त सारणी में पाई जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। आवर्त सारणी में पाई जाने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये जो आवर्त सारणी में पाई जाने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बारे में बात करते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हमारी आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। इस आवर्त सारणी की बात करते हैं 2 भागों में बांटती है। तो 2 भागों में इधर का पार्ट हमारे पास में हो जाएगा पूरा बाएं, और इधर का पार्ट पूरा हमारे पास में हो जाएगा दाएं। आवर्त सारणी के यहाँ पर 2 पार्ट बढ़ चुके हैं, इधर का हो गया बाएं और इधर का कौन सा हमारे पास में, दाएं पार्ट हो गया। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है हमारे पास में, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बारे में चर्चा करता हूं। तो आवर्तनिक आवर्त सारणी के अंदर पाई जाने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, यह आवर्त सारणी को 2 भागों में बांट दी, बाएं और दाएं भागों में बांट दी। तो बाएं भाग में क्या पाए जाते हैं, दाएं भाग में क्या पाए जाते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा की अगर बाएं की बात करते हैं तो बाएं भाग में पाए जाने वाले तत्व हमारे कौन से होते हैं, और दाएं भाग में पाए जाने वाले तत्व हमारे कौन से होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाएं 2 तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों को कहा जाता है, अधिकांश तत्व कौन से होते हैं, धातु तत्व। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, धातु। जबकि दाईं ओर पाए जाने वाले तत्व हमारे अधिकांश कौन से होते हैं, धातु।
दोबारा रिपीट करा, बड़े काम की चीज है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा आवर्त सारणी में पाई जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है, जबकि दाईं ओर क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है। अब ये आ गया टेढ़ी मेढ़ी रेखा किस में अंतर करती है, तो अंतर आ गया हमारे पास में धातु और अधातु में। लेकिन सवाल अगला ये पूछा जाएगा कि इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रेड कलर से, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, पोलोनियम, ये सब। हाँ तो साथी देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस चीज के बारे में कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाए जाने वाले तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाए जाने वाले तत्व हमारे कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं, उपधातु। हमने बात करी टेढ़ी रेखा के बाईं ओर पाए जाते हैं धातु और दाईं ओर पाए जाते हैं धातु। टेढ़ी रेखा पर क्या पाए जाते हैं, उपधातु पाए जाते हैं। सवाल हो गया हमारे पास में धातु के बारे में, अगला सवाल आएगा कि धातु और अधातु दोनों के गुण किसके अंदर पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे उपधातु में। ऑप्शन मिलते हैं धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो हमें आंसर क्या लगाना, उपधातु। उपधातु में धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं हमारे। अब इस आवर्तों की अगर बात करते हैं, एक सवाल आया एग्जाम के अंदर, 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। सवाल है 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। बात है 5वें आवर्त के बारे में, तो मैं सभी आवर्तों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कितने कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, पहले आवर्त की बात किया, पहले आवर्त में पहला और दूसरा, तो पहले आवर्त में जो तत्व हमारे पाए जाते हैं वो तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2। पहले आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, 2। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 पाए जाते हैं, तीसरे में भी 8 पाए जाते हैं, चौथे में 18 पाए जाते हैं, 5वें में 18 पाए जाते हैं। छठे और सातवें आवर्त की यदि बात करते हैं, तो छठे सातवें आवर्त में से यहाँ से नीचे वाला एक ब्लॉक निकला होता है, इनमें तत्वों की संख्या होती है 14 इसमें पाए जाते हैं, 14 तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो टोटल अगर बात करें छठे आवर्त में, यहाँ से यहाँ तक हो गए 18, 18 प्लस 14 यहाँ पर हो गए कितने, 32। तो हमारा सवाल था 5वें आवर्त से, तो 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या हमारे पास में कितनी हो गई, 18। दोबारा नोट कर रहा हूँ, 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। छठे में हो गई 32 और बचे 7वें आवर्त में, तो शेष अन्य सभी तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं, 7वें आवर्त में पाए जाते हैं। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 हो गई, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में शेष अन्य सभी तत्व हमारे पास में पाए जाते हैं। ये जो आवर्त सारणी को मोडले द्वारा 4 भागों में बांटा गया, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यदि अगर बात करते हैं हमारे पास में इनके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एस पी डी एफ ब्लॉक हमारे पास में कौन कौन से, उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए ना, पहले और दूसरे वर्ग ये जो आते हैं हमारे पास में आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। वर्ग पहला और दूसरा आगे एस ब्लॉक में, वर्ग 13 से 18 तक के आगे हमारे पास में पी ब्लॉक के अंदर। पहले से दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में, 13 से 18 और पी ब्लॉक में। 3 से लेकर 12 तक के वर्ग आगे हमारे पास में डी ब्लॉक के अंदर। और जो नीचे के जो तत्व जो निकले हैं 14 14 या 28 तत्व टोटल हमारे पास, ये हमारे पास में पूरे के पूरे आते हैं किसके अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर। कुल मिलाकर हमारा आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब चलने की भी बात करते हैं आवर्तों में और वर्गों में। तो आवर्तों की अगर बात करते हैं, आवर्तों में बाएं से दाएं चला जाता है, वर्गों में ऊपर से नीचे चला जाता है। तो आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर 3 शब्द हमारे पास में देखने को मिलते हैं, जो ये बोर्ड पर, आयनन विभव क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। आवर्तों में अगर जाएंगे तो इन तीनों के मान बढ़ते हैं। आवर्तों में जाओगे आयनन विभव क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, इन तीनों के मान बढ़ते हैं। जबकि वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर इन तीनों के मान हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। सवाल आता है आयनन विभव क्षमता का मान बढ़ेगा जब वर्गों में जाएंगे ऊपर से नीचे, तो आयनन क्षमता ऊपर से नीचे अगर जा रहा है तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो आवर्तों में बढ़ेंगे और वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा घटते हैं। फिर सवाल एग्जाम में ये भी पूछा था, जब भी आप आवर्तों में चलते हो बाएं से दाएं, बात करें आवर्तों में बाएं से दाएं, तो सवाल पूछा था धात्विक गुण, एक शब्द है हमारे पास में कौन सा, धात्विक गुण। सवाल पूछा था ये कि आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर धातुओं के धातुओं का गुण, तो धातु का गुण घटेगा या बढ़ेगा। तो बता देना चाहता, धातु से हम जा रहे उपधातु या धातुओं की ओर, तो आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर अधातुओं का गुण हमेशा क्या होता है, घटता है, हमेशा घटता है। लेकिन वर्गों में जस्ट उल्टा करना है, धातु का गुण अगर घट रहा है आवर्तों में जाने पर, तो वर्गों में जाने पर इसका गुण क्या होगा, बढ़ेगा। इसी आधार पर बात करें, जब भी आवर्तों में बाएं से दाएं हम जाते हैं तो शेल की संख्या की बात करते हैं और परमाणु आकार की बात करते हैं।
तो सेल की संख्या और परमाणु आकार की यदि बात करते तो ये दोनों भी घटते हैं आवर्तों में जाने पर। आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या और परमाणु का आकार घटेगा, लेकिन वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर इन तीनों का ही मान हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन चीजों को भी नोटिस करना है। आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण बढ़ता है घटता है, तो आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, लेकिन वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण में वृद्धि हो जाती है। बात करें इस आवर्त सारणी के बारे में, 4 भागों में बढ़ चुकी है हमारी आवर्त सारणी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक की अगर चर्चा करते तो एस ब्लॉक में हमारे पास में 2 वर्ग हैं। एस ब्लॉक की चर्चा करते हैं, एस ब्लॉक में हमारे पास में कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। पहले वर्ग की अगर बात करते हैं वर्ग 1 और है दूसरा वर्ग 2। वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं हमारे पास में ये कहलाते हैं क्षार धातु, क्षार धातु, जबकि वर्ग 2 के तत्वों की बात करते हैं कहलाते हैं क्या, क्षारीय मृदा धातु। देखिए पहले वर्ग में एकमात्र पाई जाने वाली जो अधातु होती है उस अधातु का नाम होता है हमारे पास में क्या, हाइड्रोजन। वर्ग 1 में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है, हाइड्रोजन, जो कि क्या होती है, अपवाद होती है। तो पहले वर्ग की अगर बात करते हैं और दूसरे वर्ग की बात करते हैं, पहला और दूसरा वर्ग दोनों आते हैं हमारे पास में एस ब्लॉक में। इधर से एक बात करते हैं तो इधर से एक अंतिम वर्ग जो वर्ग 18 इसमें पाए जाते हैं कौन से, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो इनमें जो हीलियम होता है, जो हीलियम तत्व है, ये हीलियम तत्व हमारे एस ब्लॉक का ही तत्व होता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं वो एस कोश में ही भर जाते हैं, इसलिए जो हीलियम तत्व होता है वो भी एस ब्लॉक का तत्व होता है। बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की, तो पी ब्लॉक में आते हैं हमारे पास में 13 से 18, और 13 से 18 के बारे में आपकी बात करता हूँ वर्ग। अभी देखिए जरा, हाँ तो देखिए साथी हैं, बात करें पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक में हमारे पास में आते हैं 13 से लेकर 18 तक के वर्ग, 13 से 18 तक के। इन्हें पहला सवाल हमारे पास में आता है वर्ग 14 से आता है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। तो किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, तो वहां पर सवाल का आंसर हमारे पास में होगा वर्ग 14। वर्ग 14 के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, ऐसे कार्बन सिलिकॉन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं और बहुत ही ज्यादा होते हैं, लगभग 3000 से ऊपर माने जाते हैं और इतने ही होते हैं। तो बात करते हैं अगले तत्व के बारे में, नेक्स्ट वर्ग 15। वर्ग 15 के हमारे तत्व कहलाते हैं निकोजेंस, और निकोजेंस का अर्थ होता है खाद बनाने से। खाद बनाने से, खाद का मतलब होता है खेतों में जाने वाले उर्वरक। तो खाद बनाने वाले तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस हैं। तो इस वर्ग के तत्व क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। नेक्स्ट आएगा वर्ग 16। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं चेलकोजन, और चेलकोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने से। कहने का मतलब ये होता है कि वर्ग 16 के तत्व जो अयस्क बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनमें हमारे पास में आते हैं ऐसे ऑक्सीजन, सल्फर हैं। ये हमारे किस वर्ग में आते हैं, 16 वर्ग में आते हैं। इनकी अच्छी प्रकृति ये होती है कि ये अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं। लास्ट आएगा वर्ग 17, और वर्ग 17 के तत्वों की भी बात किया है तो वर्ग 17 के तत्वों में हमारे पास में आते हैं कौन से, हेलोजन। और हेलोजन की अगर बात करते हैं आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर अगला सवाल ये पूछा जाता है ये है हेलोजन, किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है, तो आएंगे हमारे पास में वर्ग 17। अब वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है। इनमें एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। अब यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील हेलोजन मानी जाती है फ्लोरीन को, और सबसे कम क्रियाशील हेलोजन मानी जाती है आयोडीन को। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन फ्लोरीन, सबसे कम क्रियाशील हेलोजन मानी जाती है कौन सी, आयोडीन। ये फ्लोरीन इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है कि कांच को नष्ट कर देती है। तो सवाल पूछा आता है कांच पर प्रहार करने वाली हेलोजन, कांच को नष्ट करने वाली जो हेलोजन होती है वो भी कौन सी होती है, फ्लोरीन होती है। एकमात्र द्रव्य धातु की अगर बात करते हैं, एकमात्र द्रव्य धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। ये भी कौन सा तत्व होता है, हेलोजन होता है। एकमात्र द्रव्य धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन, वो भी कैसा तत्व होता है, हेलोजन तत्व होता है। और सर्वाधिक अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला अगर कोई तत्व होता है उस तत्व का नाम होता है क्लोरीन, जो भी क्या होता है, एक प्रकार की हेलोजन होता है। ये हमारे पास में हो गए हेलोजन तत्व। बात करते हैं वर्ग 18 के बारे में, तो वर्ग 18 की यदि बात की जाए तो वर्ग 18 के तत्व जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। और अक्रिय गैसों की अगर बात करते हैं तो अक्रिय गैसों में आते हैं हमारे पास में हीलियम होते हैं। हीलियम मैंने आपको एस ब्लॉक में बता दिया कि एस ब्लॉक में आने वाला तत्व होता है। तो हीलियम के अलावा नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन होती है, रेडोन होती है। ये सभी हमारे कौन से तत्व होते हैं, अक्रिय गैसें। तो ये सब हमारे किस ब्लॉक के तत्व हो गए, पी ब्लॉक के। और पी ब्लॉक के बाद में हमारे पास वर्ग आता है कौन सा, डी ब्लॉक। और डी और एफ इन दोनों के बाद में चर्चा भी करता हूँ, तो देखिए जरा मेरे साथ। हाँ तो साथ ही देखिए, बात कर रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक में आते हैं हमारे पास में 3 से लेकर 12 तक के वर्ग, और एफ ब्लॉक में आते हैं हमारे पास में नीचे वाले तत्व। जो एफ ब्लॉक के तत्व वो डी ब्लॉक से ही निकले होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में ज्यादा सवाल नहीं पूछ के सीधे डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ, ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला सवाल पूछा था संक्रमण तत्व कहलाते हैं कौन, तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं हमारे कौन से, डी ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व,
डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यहाँ पर सवाल करते हैं तो 11 ब्लॉक के तत्व के बारे में, तो 11 ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, सिक्का धातु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग मुद्राएं बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाते थे। जैसे हमारे पास में तांबा चांदी सोना है, तो तांबा चांदी सोने का प्रयोग मुद्रा बनाने में करते थे, अतः इनको मुद्रा धातु तत्व भी कहा जाता था। ये डी ब्लॉक है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास में आता है एफ ब्लॉक के बारे में, तो एफ ब्लॉक हमारे पास में जो लेंथनम एक्टिनम से निकल के आए हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व होते आते हैं, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इनमें दो श्रेणियां बनी हुई है, लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथिनॉइड श्रेणी में तत्वों की संख्या 14 होती है, एक्टिनॉइड में भी 14 होती है। तो ये 14, 28 तत्व जो होते हैं वो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इन्हें कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपनी आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये अपना पहला वीडियो अपने आवर्त सारणी से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चंस वगैरह अगर होते हैं, जो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन कोई आ रहे हो कि सर हमारे ये क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा, जितना आपका मेरे प्रति वो रहेगा शेयर करने का, वो उतना ही मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप मेरे से साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। बाय।